सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरी जंग। नवजोत सिंह सिद्धू, तालीम उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाई। गलतफहमी और कितनी शदीद किस्म की गलतफहमी लाहक हुई है, ज़रा मुलाहिज़ा कीजिए। कहते हैं इमरान खान बड़े भाई की तरह हैं। ये सुनकर किसी और का तो नहीं पता, लेकिन इमरान खान साहब के बारे में यकीनन कयास किया जा रहा है कि खान साहब के लबों पर माशाअल्लाह एक मुनहनी सी मुस्कुराहट दौड़ गई होगी। वो सोच रहे होंगे ये गलतफहमी तो बहुत से लोगों को लाहक है। सिद्धू का कहना था कि पाकिस्तान में बहुत प्यार मिला, तो इसका जवाब ये कि जिसके दामन में देने के लिए जो कुछ होता है वो वही देता है। हमारी टीम क्रिकेट या हॉकी जब जाती है तो उसको पथराव का तोहफा मिलता है, लेकिन जब आप आते हैं तो आपको वीवीआईपी प्रोटोकॉल मिलता है। जैसा ज़र्फ वैसा बर्ताव। दूसरी जानिब FIA एक मरतबा फिर ख़बरों की जद में FIA को एक मरतबा फिर सबूत और शवाहिद मुयस्सर आ गए हैं। बता रहे हैं कि शहबाज और हमज़ा की मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत मिल गए। 16 अरब क्लर्कों और चपरासियों के अकाउंट में मुंतकली के शवाहिद। अब इस बात पर गरीबों के हुकूक़ की अंजुमनें मेरा ख्याल है अंगड़ाई लेकर के वो बेदार हो जाएंगी कि कम से कम गरीब को इतनी खुशी तो मुयस्सर फरमाई शहबाज और हमज़ा ने। उनको महीने की तनख्वाह चाहे टाइम पे ना मिली हो, लेकिन उनके अकाउंट्स में अरबों रुपए अगर तो गए हैं, तो क्या ये कम खुशी की बात है कि वो अपने आप को किसी एक नशिस्त में अरबपति तो समझ सकता था, गरीब वो खुशी भी छीन ली। FIA का दावा है कि रकम मुंतकली के वक्त मुल्जिमान यानी हमज़ा और शहबाज पब्लिक ऑफिस बेरर होल्डर थे, और शरीफों ने हस्ब रिवायत अपनी शराफत का दावा करते हुए इस इल्ज़ाम को गलत साबित करने पर जोर दिया है। दूसरी जानिब कराची के शहरियों को एक और लाइन मिली है। ऑरेंज लाइन के बाद अब येलो लाइन ट्रांसपोर्ट का ऐलान हुआ है। अहलियान कराची, जिनमें मैं खुद भी शामिल हूँ, बाकायदा रो पड़े हैं। हम ये सोच रहे हैं कराची में चलने को सड़क जगह टूटी फूटी दस्तयाब तो है, लेकिन ये जितनी लाइनें हमें दी जा रही हैं, कभी येलो, कभी ग्रीन, कभी रेड, कभी वाइट, ये सब कहाँ चलेगी और कब चलेगी, जबकि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ मौजूद ही नहीं है। ताहम कुर्बान जाइए वाइसराय सिंध, अगले माह उन्होंने संगे बुनियाद का हुकूमती ऐलान भी फरमा दिया है। इस बात पर माँ सिवाय इसके और क्या कहा जा सकता है कि जो चाहे आपका हुस्न करिश्मा साज करे। बात करेंगे IMF की उस एक वार्निंग पर भी जो उसने पाकिस्तान में बेरोज़गारी के बढ़ने के इशारे के हवाले से की है। पाकिस्तान में उन्होंने फरमाया कि 4.8% बेरोज़गारी जो है वो अगले साल भी बढ़ेगी रहेगी। दूसरी जानिब बिलावल साहब ने एक बहुत ही माजरत ज़बरदस्त किस्म का ऐलान फरमाया है। उन्होंने कहा है कि कप्तान को घर में घुसकर शिकस्त देंगे। सर, हम भी यही देखना चाहते हैं, लेकिन आपको याद दिला दूं कि आपने एक मरतबा ऐलान किया था, उस पर मैंने ज़बरदस्त शो भी दागा, उस पर बड़ा रिजेंटमेंट आया था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। आपने कहा था कि लात मार के हुकूमत गिरा देंगे। आप भी यही हैं और आपकी लात भी मेरी मालूमात के मुताबिक यही है, लेकिन इमरान खान साहब भी यही हैं। वो लात पड़ी ना ही हुकूमत गई, तो अब आप घर में घुस कर के कैसे शिकस्त देंगे, ये देखने की तमन्ना हमारी दिल में कायम है। शहबाज शरीफ साहब का भी ऐलान जहाद सामने आया। उन्होंने कहा कि इमरान खान की बादशाह कायम नहीं होने देंगे। जनाब अमन, बादशाहत यहाँ तो नौबत अब शहनशाहियत तक पहुँच चुकी है। पता नहीं कौन कौन से बिल और एक ही साथ में सब कुछ हो गया। आप भी वहीं मौजूद थे और उसके बाद कह रहे हैं कि जी नमाज़ पढ़ने का मौका भी नहीं मिला। ये अच्छा है, रोज़े बख्शवाने गए थे, नमाजें जो हैं वो गले पड़ गईं। अब हम अपने मेहमानों की तरफ आते हैं। मेरे साथ मौजूद है मोहतरम जनाब अकरम चीमा साहब, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाएँ। डॉक्टर जनाब कैसर अहमद शेख साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से इनका ताल्लुक़ है, और अखुनज़ादा चट्टान साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। अकरम चीमा साहब की जाने जाएंगे। सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, दुआएं आपकी। अकरम चीमा साहब, सर पहले हम मेरा ख्याल है हल्की फुल्की गुफ्तगू से आगाज़ करते हैं। ये नवजोत सिंह सिद्धू को जो गलतफहमी है, यही तो मेरा ख्याल है उनको भी लाहक थी। वो इमरान खान साहब को नेशनल बैंक के साबिक़ अफसर
उनके जनाजे में भी शिरकत करने के लिए खान साहब नहीं जा सके। हालांकि ये खान साहब का ज़ाती मामला है, लेकिन जितनी दोस्ती उनसे रही है उसका तो अशर अशीर भी मेरा ख्याल है कि नवजोत सिंह सिद्धू से नहीं रही होगी। आप समझ तो गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। देखिए आरफिन, वाकई मैं समझ नहीं सका कि किसकी जानिब आपने इशारा किया है। देखिए ये मेरा ख्याल है नवजोत सिंह सिद्धू का जो बयान है ये उसके जज्बात की तर्जुमानी है, जो एक मोहब्बत जिस तरह से आप देख रहे हैं कि ख़ास तौर पे जो सिख बरदरी के हवाले से जो पाकिस्तान ने इक़दामात किए हैं माशाल्लाह से, आप करतारपुर राहदारी को ले लें और जितनी भी हमारी ये ननकाना साहब में तकरीबात हैं उसको गवर्नमेंट लेवल पे जिस तरह फैसिलिटेट हम लोग कर रहे हैं, तो उस इज़हार तशक्कुर के तौर पे उन्होंने ये सारी चीज़ें कही हैं। और मैं समझता हूँ कि हम जो है एक पड़ोसी मुल्क से उनका ताल्लुक़ है और वो क्रिकेटर भी हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छी बात है, इसको तो अप्रिशिएट करना चाहिए। बिल्कुल, मेरे भी यही इरादा था। अखूनज़ादा चट्टान साहब, सर आप मुझे सुन सकते हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको सुन रहा हूँ। अरे भाई, इनकी आवाज़ ज़रा मुनासिब कर दें वरना मैं अभी चेयर से गिर जाता। अखूनज़ादा चट्टान साहब, सर कितनी खुशी की खबर है, माशाअल्लाह हमारे जो खान साहब हैं उन्हें बड़े भाई का दर्जा दिया है जिस पर तबर्रा हो रहा है इंडिया में। सर इंडिया वालों का अपना ज़र्फ़ है, लेकिन मेरा ख्याल है हमें इस बात का खैर मकदम करना चाहिए करतारपुर राहदारी के हवाले से जो फैसिलिटेशन, जैसा अभी अकरम चीमा साहब ने फरमाया, इमरान खान साहब को अगर इज़्ज़त मिल रही है इसका मतलब है पाकिस्तान को मिल रही है। सर क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान आज जिस कुर्सी पे है उस कुर्सी को इज़्ज़त मिलेगा तो वो पूरी मुल्क का इज़्ज़त होगा। और ये सिद्धू साहब के आपने जो बात की, तो हमारे इमरान साहब का मिसाल इस तरह का है कि अमेरिका की तरह है। अमेरिका के बारे में लोग कहते हैं कि इसकी दुश्मनी से इसकी दोस्ती जो है वो ज़्यादा ख़तरनाक है। तो शायद वो इस बेचारे को पता नहीं है, उसको नहीं पता कि जो इनके भाई थे, जो इनके दोस्त थे, जहांगीर तरीन था या इसके साथ पार्टी में जो बुनियादी तौर पे शामिल थे, इन लोगों के साथ या मीडिया के जो हमारे दोस्तों ने कंधों पे सवार करके इस कुर्सी पे बैठाया था, इन्होंने क्या किया। जो इंडिया के लोग हैं, अवाम है, इसके साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात होना चाहिए। इंडिया चाहे जो भी करे, इसका अपना ज़र्फ़ होगा, हमारा अपना है, हमें उसको फैसिलिटेट करना चाहिए। लेकिन इस तरह भी नहीं जिस तरह के आपने अपने कौमी असम्बली में बिल ला के और वहाँ के एक जासूस को आपने जो एनआरओ दिया, तो इस तरह का, इस तरीके से नहीं। करतारपुर का तो हम कायल है, ये इस तरह और भी होना चाहिए, और भी होना चाहिए। अगर वो इंडिया अपनी तरफ से नहीं करना चाहे, हमें आगे बढ़ के पब्लिक के साथ, क्योंकि ये कोई स्टेट के साथ नहीं है, ये एक पब्लिक के साथ हमारा रिलेशन है, तो ये तो होना चाहिए। लेकिन जो शर्मनाक बिल हमने पास कर दिया और जिस शर्मनाक तरीके से हमने उसको एनआरओ दे दिया, क्या आप एक सेकंड के लिए ये सोच सकते हैं कि अगर इंडिया में आपका कोई जासूस पकड़ा जाता है तो क्या इस तरह का कानून इंडिया की असम्बलियों से पास हो सकता है या वहाँ इस तरह का कोई बिल आ सकता है? हमने तो देखा ये है कि यहाँ से कोई कबूतर भी उड़ के जाते हैं तो वो उस कबूतर को भी पकड़ते हैं। सर आप भी बड़े सादा लोग हैं सर, आपने भी पार्लियामेंट पे इल्ज़ाम रख दिया। आपसे, आपके फ़हमो फरासत से, आपकी दानिश से, आपकी अक्ल से मुझे तवक्को तो बहरहाल नहीं थी, लेकिन चलिए आपका ये इल्ज़ाम खंदा पेशानी से बर्दाश्त करते हैं। थोड़ा सा तवक्कुफ़। कैसर अहमद शेख साहब, सर आप मुझे सुन सकते हैं? जी जी मैं सुन सकता हूँ। कैसर अहमद शेख साहब, सर कुलभूषण को एनआरओ देने का इल्ज़ाम स्ट्रेट अवे आयद फरमा दिया है अखुनज़ादा चट्टान साहब ने। सर इंडिया से यकतरफा दोस्ती के गीत गुनगुनाने वाले तो आप लोग थे, हम तो यानी अभिनंदन को और दिन ताक करके और इंडिया के हवाले करने वालों में से थे। हम तो एब्सोल्युटली नॉट का हलवा खाने वालों में से थे। ये फिर दिन के उजाले में रात की तारीकी की तरह से ये क्या हुआ है? बताया तो ये गया कि ये इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन है। आपके सामने है जी, ये जो कुछ हुआ है, जिस तरह बिल कलभूषण का पास हुआ, उसको एनआरओ दिया और उसके लिए स्पेशल वकील रखने का, कोर्ट में अपील में अपील करने का हक दे रहे हैं।
तो वैसे तो ये हमारे ऊपर बात बार करते थे कि ये इंडिया के साथ दोस्ती PMLN वालों की है और उनके लीडर्स की है। तो आपके सामने है जो मामलात। हालांकि हमारे यहाँ तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जो आज इनका टेलीफोन नहीं उठाते, वो अगर प्राइम मिनिस्टर मियाँ नवाज शरीफ साहब के ज़ाती कोई फंक्शन पे, शादी पे अगर तशरीफ़ लाए तो उनके घर तशरीफ़ लाए, और उस पर भी इतना एतराज़ किया गया कि वो क्यों आए। ठीक, आप दुरुस्त कह रहे हैं कि वो इंडिया से देखें ना, उनको चाहिए कि हमसे बेहतर वो जो जिस तरह के वो कश्मीर पे जो कर रहे हैं, इसमें तो कोई शक नहीं कि उनके सलूक जो है कश्मीर के बारे में या मुसलमानों के बारे में, अक़लियतों के बारे में जो कुछ है, हमने तो बहुत बेहतर किया ना। यह बड़ा फ़ख्र है हमें कि करतारपुर का जिस तरह का रास्ता खोला गया, चाहे वो इमरान खान साहब की हुकूमत में खोला गया हो, जो चीज़ अच्छी है उसको तो सराहना चाहिए ना। उनकी पब्लिक को फैसिलिटेट करें, उनकी मजहबी हमारी रवादारी है तो अच्छी बात है ना। लेकिन ये कलभूषण का हमें पता नहीं कितने ताने देते रहे, और आज देखिए खुद इनको इनके अपना खुद ही उनको NRO दे रहे हैं और उनके लिए स्पेशल कानून बना रहे हैं। अब इल्जाम पर मेरा ख्याल है कि वाजिब है कि हम सरकार की तरफ तो कहते थे आप उनका नाम क्यों नहीं लेते, उनको ज़्यादा। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अकरम चीमा साहब, सर बात अब कहाँ से निकली थी और कुलभूषण तक आ गई। जनाब इमन, सवाल मेरा वही है जो आपने अभी तक की गुफ्तगू से अख्ज़ कर लिया गया होगा। सर कुलभूषण मतलब ये काम तो अगर नवाज शरीफ वाले करते तो चलो समझ में आ रहा था, उनके बिज़नेस के रिलेशंस थे, उनके ज़ाती पर्सनल रिलेशंस थे, उनके और बहुत सारी चीज़ें थीं। यहाँ तो इनका कोई बिज़नेस भी नहीं है, इनका कारोबार भी नहीं है, स्टेट के मफादात को ये ज़ाती मफादात पे मुकद्दम समझते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें आरफीन, ये सरासर बददियानती और बदनीयती की इससे आला मिसाल हो नहीं सकती अपोजिशन की जानिब से, जो ये इस हवाले से सियासत करने की, कुलभूषण के हवाले से सियासत करने की कोशिश कर रहे हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कौन लेकर गया था इस केस को? ठीक है, अगर लेकर गए थे तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का फैसले पे इम्प्लीमेंटेशन भी पाकिस्तान करने का पाबंद है। ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने फैसला दिया था कि इसको अपील का हक दिया जाए। ठीक है, और उस अपील का हक देने के लिए जो कानून साजी दरकार थी वो लाजमी हमें करनी पड़ी, और ये को खुश दिली से नहीं की, ये बहालत मजबूरी है, और इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। ये अब NRO भी कह रहे हैं उसको, और पता नहीं जो इनके मुंह में आ रहा है कह रहे हैं। लेकिन ये देखें, अब भाईजान ये 1990 की सियासत नहीं है, ये 2021 की सियासत है। और इस वक्त तमाम लोग जो हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहता हूँ कि इसमें सोशल मीडिया का बहुत बड़ा किरदार है, इसमें टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा किरदार है। अब इस तरह की झूठ की बुनियाद पे आप सियासत नहीं कर सकेंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं समझता हूँ पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया में कोई बंदा झूठ के ऊपर सियासत नहीं कर सकेगा। फैक्ट्स को कोई बंदा मसख करने की कोशिश करके सियासत नहीं कर सकेगा। अच्छा, वैसे दो अलग अलग बातें आपने कर दी, क्योंकि सियासत होती ही झूठ पे है। लेकिन बहरहाल आप अगर कह रहे हैं तो चले मैं मान लेता हूँ। अखुंजरा चट्टान साहब की मुस्कुराहट, जैसा कि उनको पता है कि मुझे अच्छी तरह से जानते हैं, मैं इस चीज़ का कायल नहीं। सर जनाब इमन, मैं आपके ऊपर थोड़ी कह रहा हूँ, आप क्यों गलत समझे आप मुझे। अखुंजरा चट्टान साहब, सर इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन थी इसलिए इसको NRO ना कहा जाए। पूछना मुझे ये था, आज वैसे कि सोशल मीडिया पे ये ख़बरें भी हैं कि बताया ही गया है कि पाकिस्तान में अदलो इंसाफ का मेयार है, पाकिस्तान में अदलो इंसाफ जो है वो आम है, गली गली ये चूरन मंजन जो है वो फ्री में फोकट में बट रहा है। एक साहब ने खड़े होकर के बताया है। सर लिमिट में रहते हुए इख्तिसार के साथ मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि सर यहाँ हमारे यहाँ भी तो हमारे अपने वाले बहुत से जिनको 250-250 रुपये में ज़मानत मिल जानी चाहिए थी, उनकी ज़मानतों का बंदोबस्त नहीं हो रहा। किसी पान वाले को पुलिस वाले भत्ता न देने के जुर्म में बंद कर देते हैं, वो सालों सड़ता रहता है। लेकिन ये कुलभूषण के लिए इस निज़ाम ने जितनी जल्दी फुर्ती दिखाई है, सर इस पे तारीफ़ का एक जुमला तो बनता है। देखिए जी, एक तो मैं बहुत खुश हुआ चीमा साहब ने जो बातें की कि आज के दौर में कोई झूठ नहीं बोल सकता है, कोई हकीकत को मसख नहीं कर सकता है। बहुत अच्छी बातें की, मेरे दिल को लगी। लेकिन काश कि ये जाके और ये बातें इनके जो कराए के स्पोक्समैन है शहबाज गिल जैसे, या हमारा भाई फवाद चौधरी जैसे, और या बजाते खुद हमारा जो वज़ीर आज़म है इमरान साहब, उसको ये बताए कि भाई ये जो बातें अभी उन्होंने की, ये उसको दोहराए कि भाई ये झूठ का दौर नहीं है, ये सोशल मीडिया का दौर है,
आपने जो बातें की है वो अभी लोग निकालते हैं और वापस चलाते हैं कि आपने क्या कहा था इस शान नज़ूल पे, और आज आप क्या कर रहे हैं और आज आपका इस पे मौक़िफ़ क्या है। अगर ये अपने लोगों को ये बात समझाए तो इनका PTI पे बहुत बड़ा एहसान होगा और पाकिस्तानियों पे भी इसका बड़ा एहसान होगा। जहाँ तक इंटरनेशनल लॉ का ताल्लुक़ है, देखिए जी, हमारे मुल्क में हमारा कानून है क्या, अगर मिलिट्री कोर्ट्स किसी के ख़िलाफ़ फैसला दे दे तो आप इसके ख़िलाफ़ हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। और इसका एग्जाम्पल ये पेशावर हाई कोर्ट के फैसले है कि आर्मी कोर्ट ने बहुत सारे लोगों के फांसियों के सज़ा दी और हाई कोर्ट ने बरी करके उन लोगों को छोड़ दिया। तो ये हमारे पास ये चीज़ है। लेकिन एक मिनट के लिए हम तस्वर करें कि आज अगर हमारे इस रैंक का ऑफिसर इंडिया में जाके और वहाँ जासूसी में पकड़ा जाए, क्या आज जो हम कानून साजी कर रहे हैं और आज जो हम जल्दबाजी में हैं और हम जो सहूलतें दे रहे हैं, आप दिल पे हाथ रख के चलो मैं भी पॉलिटिशियन हूँ, एक सियासी बात कर सकता हूँ, चीमा साहब भी कर सकता है, कैसर साहब भी कर सकते हैं, आप तो एक जर्नलिस्ट है, आप एक तज्जियाकार है, आप अपने दिल पे हाथ रख के कह दें कि ये फैसिलिटीज़ इंडिया हमारे किसी जासूस अगर वहाँ पे पकड़ा जाता है तो उसको ये चीज़ें ये सहूलतें दिया जा सकता है। और या माजी में इसका कोई इस तरह का मिसाल मिल जाता है कि इंडिया ने हमारे किसी कैदी को, अक्सर जो आम शहरी जो मछेरे पकड़े जाते हैं, और तो दूर की बात तो छोड़ो, ये कराची से जो जाते हैं मछेरे जो मछलियाँ पकड़ते हैं, क्या किसी मछेरे को, जासूस को तो छोड़ो, क्या किसी मछेरे को ये सहूलत वहाँ पे दी गई है? सही है। तो ये इनसे आप पूछिए कि ये मैं इनसे पूछता हूँ। बिल्कुल। कैसर अहमद शेख साहब, सर इससे पहले कि मैं अकरम चीमा साहब के पास जाऊँ, माजरत सर, अब हम आ जाते हैं एक और मौजू की तरफ, IMF की उस एक वार्निंग की तरफ जिसका मैंने प्रोग्राम के इंट्रो में इशारा दिया था। IMF का कहना है कि पाकिस्तान में महंगाई की जो वेव है वो अभी बढ़ेगी और महंगाई को अभी मज़ीद दवाम हासिल होगा। जनाब मन, इस एक वार्निंग पर आपके तासुरात क्या हैं? देखिए, बात यह है कि जब से पाकिस्तान बना है ना, ज़्यादातर अरसा हमने IMF के साथ कोई 22 प्रोग्राम किए हैं, उन्हीं का जो कंडीशन होती हैं उन्हीं के बंदे हमारे यहाँ आते हैं। पाकिस्तान में जो मईशत में पावरफुल लोग होते हैं ना, या वो फाइनेंस मिनिस्टर होता है, या FBR का चेयरमैन होता है, या स्टेट बैंक का गवर्नर होता है, ये उन्हीं के लोग होते हैं। ये कर्ज़े लेते हैं और फिर कर्ज़े इतने हो जाते हैं कि हम उतार नहीं सकते, फिर उनकी कंडीशंस होती हैं। अब वो कह रहे हैं कि हमसे पूछा ही ना जाए, हमें कोई जवाबदेही भी ना की जाए, और जिस तरह हम चाहें ना तब हम आपको नया कर्ज़ा देंगे, और तब अपनी ट्रांच जो है वो जो $6 बिलियन में से जो कोई हिस्सा इस साल का देना है वो तब देंगे अगर आप हमारी पहले ये शर्तें मानेंगे और कानून पास करवाएंगे कि हमारा स्टेट बैंक का गवर्नर अपॉइंट किया हुआ है, क्योंकि ये इलेक्टेड लोग तो नहीं होते तीनों, इनमें से कोई भी बड़ा 25 साल से ना, नवीद कमर साहब एक 6 महीने बने, वो जो कौमी असम्बली, क्योंकि कौमी असम्बली का प्रीरोगेटिव है ना बजट, तो सारा ये फाइनेंशियल पॉलिसीज़ भी कौमी असम्बली के पास होती है, लेकिन इसका नुमाइंदा वो वोट तो हम देते हैं, उनसे लिए जाते हैं हर, लेकिन यहाँ 25 साल में कोई शायद ही फाइनेंस मिनिस्टर बना हो। इसहाक डार साहब हमारे PMLN के बने, वो भी सेनेटर थे लेकिन बहरहाल इलेक्टेड थे, पार्लियामेंट से थे। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इन्हीं के बंदे ज़्यादातर अरसा जो वर्ल्ड बैंक के और IMF के रहे, और वो जिस तरह चाहते हैं, अब वो कल इतनी जल्दी में थे, इन्होंने जो बिल पास किए, ये जो मॉनेटरी पॉलिसी आनी थी 26 को आनी थी, एक हफ़्ता पहले ही उन्होंने 1.5% जो इंटरेस्ट रेट जो है वो मार्कअप रेट बढ़ा दिया। पहले 7.25% था, अब 9.25% हो गया। तो 1.5% का मतलब ये है कि 21%, तकरीबन 20.5-21%, 7.25 से अगर 1.5% गिने तो इसका 21% बनता है। उन्होंने एक ही गो में बगैर किसी से पूछे इसका जो असर होगा, जिन लोगों ने कर्ज़े लिए हुए हैं, जो इतने बड़े लोन लिए इंडस्ट्री लगाने के लिए, उनको एकदम रातों रात कर्ज़ा पड़ गया। और इस तरह हुकूमत को भी आप देखिए ना, हमारी हुकूमत ने तकरीबन जो कर्ज़ा लिया हुआ है कोई 150 अरब रुपए का, तो जो कर्ज़े हैं वो तकरीबन ये जो 150 अरब डॉलर के जो कर्ज़े हैं वो लोकल करेंसी में हैं,
उसमें 1.5% बढ़ जाने का मतलब है कि तकरीबन कोई 20 अरब डॉलर जो है वो और बढ़ गया हुकूमत के ऊपर कर्जा का, उसका सूद बढ़ जाएगा, इवेंचुअली सूद उसका लगेगा जो कर्जे पे 20 अरब डॉलर का। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये सारा हमारी हुकूमतें तो यही चला रहे हैं, यही वायसराय हैं, ये वायसराय हैं। और गवर्नर पाकिस्तान का 22 करोड़ बंदों में से वज़ीर आज़म जो बनता है ना, वो तो अकाउंटेबल है, उसको तो पूछा जा सकता है, कोर्टें भी पूछ सकती हैं। लेकिन स्टेट बैंक को, गवर्नर को, क्योंकि वहाँ से आता है और हमारे वो वाइसराय होता है, तो उसको कोई पूछ भी नहीं सकता, ना नैब पूछ सकती है। अभी अमेंडमेंट करा रहे हैं ना कि नैब भी उसको नहीं पूछ सकेगी, और आज तक कोई किसी किस्म का थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा है, क्योंकि मुझे पूछ लिया जाएगा अगर मैंने एक वक्फा ना लिया, एक मुख्तसर सा अभी तक वक्फा में लेना पड़ेगा, वक्फे के बाद इंशाल्लाह। तो नाज़रीन दस्तूर, हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं अकरम चीमा साहब। जनाब मन, मौजू को एक स्किप करके थोड़ा सा अब मैं ज़रा अपने अगले मौजू की तरफ आता हूँ। बिलावल साहब ने कप्तान को घर में घुसकर शिकस्त देने का ऐलान फरमा दिया है। सर, इससे पहले जैसा कि मैंने इंट्रो में भी कहा, बिलावल साहब ने पहले लात मार करके और हुकूमत गिराने का ऐलान भी फरमाया था, लेकिन नहीं वो लात उठी, नहीं हुकूमत गिरी। अब उस पर सोने पे सुहागा, ये कप्तान को घर में घुसकर शिकस्त देने का ख्वाब, क्या नतीजा होगा इस एक का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अरफीन इसका जवाब आपको देता हूँ बाद में। पहले मैं ये जो कलभूषण वाला सिलसिला है, जो मसला उठा के इसको ये पॉलिटिसाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, इसको पहले समझने की थोड़ी सी ज़रूरत है। कोई भी कंट्री जब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर मसला लेकर जाता है, जब तक जो अपोनेंट कंट्री है उसको रिस्पॉन्ड ना अगर करे, तो उस वक्त तक वो कोर्ट में कोई केस नहीं चल सकता। जिस वक्त इंडिया इस इशू को लेके इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गया है, तो उस वक्त मोहतरम जनाब मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, और उस वक्त इनको चाहिए था कि ये इनकार कर देते कि हम नहीं जाएंगे, तो वो मामला वहीं का वहीं ख़त्म हो जाता, ये सिलसिला आगे बढ़ता ही ना। ठीक है। तमाम अक्लमंद लोगों के मना करने के बावजूद, क्योंकि इंडिया से दोस्ती थी, क्योंकि इंडिया से मोहब्बतें थी, इंडिया के साथ कारोबार था, मफादात थे, तो ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गए। हालांकि नहीं जाना चाहिए था। हर बंदे ने, हर लॉयर ने, जितने भी लोग हैं, उन्होंने इनको समझाने की कोशिश की और ये वहाँ पर गए। जिस वक्त कोई दूसरा कंट्री जिसके ख़िलाफ़ केस गया है, वो जब उसके अंदर फरीक बन जाता है, तो फिर वो पाबंद हो जाता है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो भी फैसला करे वो उसको मानने का पाबंद है। अग्रीड सर, अग्रीड। ठीक है। अब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का फैसला है कि इसको अपील का हक आपने देना है। सही है, ठीक है। हमारे पास वो कानून मौजूद नहीं था, इसलिए हमें ये अमेंडमेंट करना पड़ी। ठीक है, अब ज़रा अगली तरफ आ जाएं सर। बिलावल साहब का ऐलान जिहाद। देखिए, बिलावल साहब तो क्या किसी की लात मार के मैं कहता हूँ कि हुकूमत गिराएंगे। उन्होंने तो ऐलान जहाद किया हुआ है, सूबा सिंध की गरीब आवाम से, कराची शहर की गरीब आवाम से ऐलान जहाद किया हुआ है उन्होंने। और जो हालत है आपके सामने है कि 14 साल तवील तरीन सूबाई हुकूमत होने के बावजूद आज नाले कौन साफ़ कर रहा है? यहाँ पर आग लग जाए तो आग बुझाने के लिए फेडरल गवर्नमेंट ने इनको 40 से ज़्यादा बाउज़र दिए, उसके लिए ये अमला अभी तक तैनात नहीं कर सके, उसके लिए इक्विपमेंट नहीं फराहम कर सके, जिसकी वजह से आपने देखा कि पिछले जो अभी ये सदर कोऑपरेटिव मार्केट का वाक़या हुआ है, करोड़ों रुपए का ताजरों का अमलाक, गरीब लोगों की अमलाक फुटपाथ पे आ गए। वैसे उनका होगा क्या? कौन उनको ओन करेगा सर? इंशाल्लाह ताला फेडरल हुकूमत उसको ओन भी करेगी और इंशाल्लाह ताला हम उनकी भरपूर माली मदद करेंगे। लेकिन ये सूबाई मसला नहीं था मेरी दानिश में? जी बिल्कुल सूबाई मसला था, सूबाई मसला था। अखुनज़ादा चट्टान साहब, पाकिस्तान का ना, राइट है तो पाकिस्तान का, राइट। अखुनज़ादा चट्टान साहब, सर सूबाई हुकूमत की गफलत यहाँ सामने दिखाई दे रही है, ऐसा लगता है, लेकिन उससे पहले बिलावल साहब के ऐलान जहाद या बगावत पर आप तबसरा ज़रूर फरमाइए।
देखिए, एक तो ये पीटीआई की जितनी भी स्पोक्समैन है, अगर सिंध हुकूमत नहीं होता तो पता नहीं ये लोग क्या कहते। पहले तो ये कहते माजी में आप जो उसको लोग कहते यार खुदा का खौफ करे, छोड़ो माजी को, आप लोग 3 साल हो गए आप लोग माजी के पीछे पड़े। तो अब सिंध गवर्नमेंट के पीछे ये लोग पड़े हैं, वहाँ पे पना लेते हैं। कब गंदम का बहरान भाई सिंध गवर्नमेंट की वजह से, अच्छा भाई चीनी का बहरान सिंध गवर्नमेंट की वजह से। हर पीटीआई के हर हुकूमत के हर नालायकी नाअहली को आप इशारा करें तो ये जाके सिंध गवर्नमेंट के पीछे जाते हैं। मैं ये दावा नहीं कर रहा हूँ कि सिंध गवर्नमेंट ने बिल्कुल सिंध में ऐसी दूध और शहद की नहरें बह रही है, लेकिन मैं बिल्कुल दावे से कहता हूँ कि अभी जो 3-4 सूबे हैं, इन 4 सूबों में जो हेल्थ में, सड़कों में और एजुकेशन में जिसने बेहतरीन काम किया है वो सिंध गवर्नमेंट है। और ये 4 सूबों के जो वज़ीर आला है और जो काम करते हैं, इनमें सबसे मुराद अली शाह साहब बेहतरीन और बेस्ट प्राइम मिनिस्टर अपनी सूबे का, और अपनी सूबे के लिए बेहतरीन जदोजहद कर रहे हैं और बेहतरीन तरीके से है। तो ये मसला तो इस जगह पे। जहाँ तक है बिलावल साहब का, तो हम बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इस हुकूमत को हमने हर टाइम पे एक्सपोज किया, उसको, इसके हर झूठ को और हर झूठे वादे को हमने आवाम के सामने उसको लाया। और अब ये हुकूमत इस तरह का है जिस तरह के वो सलेमान अलैहिस्सलाम जो 500 साल वो अमसा के ऊपर खड़ा था, और जब दीमक ने इसके अमसा को काट दिया तो वो गिर गया और दीवान लगी हुई थे, काम कर रहे थे। अब इस हुकूमत की यही हालात है, ये ख़त्म हो चुका है। इसमें करप्शन के और इनके जो ATMs है और इनके जो माफिया है वो इस हुकूमत के आमसा को काट रही है। और अनकरीब इंशाअल्लाह ताला महीनों में, मैं सालों का नहीं कह रहा हूँ, न हम उसको गिराएंगे, न मुस्लिम लीग नून इसको गिराएंगे, न हम उसको लात मारेंगे, न मुस्लिम लीग नून उसको लात मारेंगे। उसको लात मारेंगे इनके जो कराए की तर्जुमान है, इनके जो गैर मुंतखब लोग इस मुल्क पे मुसल्लत किया है, जो इनके ATM है, इनके नाअहली नालायकी, इस हुकूमत को लात मारेंगे और उसको घर बेच देंगे। अनकरीब इतना टाइम इसमें नहीं लगेगा। आपको भी नज़र आ रहा है, मुझे भी नज़र आ रहा है कि इसके कारकर्दगी का क्या इंतहा पे पहुंच गया। नहीं, मैं तो गरीब आदमी हूँ, मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा। हाँ जी, मेरा कंधा इस्तेमाल ना करें सर, मैं बहुत छोटा सा आदमी हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ। KPK में इलेक्शन हो रहा है, खैबर पुख्तनख्वा में बल्दियाती, अभी तक ना एक VC पे और ना एक तहसील पे किसी ने PTI की टिकट के लिए अप्लाई किया है। फिर इन लोगों ने कह दिया कि हम टिकट नहीं दे रहे हैं। जी चट्टान साहब, थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा है, मैं आपकी तरफ आता हूँ सर। आखिरी बिलावल साहब की आखिरी बात, और हमने इसके घर में कल नौशेरा में घुस गए थे और इब्तिदा हमने नौशेरा से किया। इंशाअल्लाह ताला इंतहा बनीगाला पे ख़त्म होगा। सर ठीक है, व्हाट कॉन्फिडेंस। कैसर अहमद शेख साहब, सर हालांकि ये जानते हैं कि मैं एक गरीब सा आदमी हूँ, अखुनज़ादा चट्टान साहब, लेकिन फिर भी नज़ला गिराने के लिए, बिजली गिराने के लिए इन्होंने मेरे ही कंधे को चुना, मेरे ही आशियाने पर इनकी भी नज़र पड़ी। सर ये क्या चक्कर है? हुकूमत जाने की डेट तक दे दी, उन्होंने कहा कि हमने जो शुरू किया है वो बली गाला पे जाके ख़त्म करेंगे। शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि इमरान की बादशाहत कायम नहीं होने देंगे। सर बादशाहत तो कायम है, आपके न मानने से क्या होता है? कब तक हुकूमत रहेगी? जी आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन इस बार जो आपने देखा, जो कंबाइंड अपोजिशन देखिए ना, बीच में तो अपोजिशन में आपस में दरारें पड़ गई थी। पीपल पार्टी जो है वो PDM से हट गई थी। अभी असम्बली के अंदर तो शहबाज शरीफ साहब की लीडरशिप पे तमाम पार्टियों ने इत्तफाक किया, और पहली बार है, मैं आपको बताऊं, कि मुस्लिम लीग नवाज़ की हमारे 99 MNA और सेनेटर हैं, सारे के सारे 100% हाज़िरी हुई, तो बहुत बेहतरी हुई है। देखिए पिछले जो होते रहे ना सेशन, उनमें बहुत फ़र्क है, और अभी यूनाइट हो रही है अपोजिशन। जब तक यूनाइट हो गई, ये ज़रूर प्लानिंग हो रही है। देखिए ना, कोई चीज़ पहले ज़रूरी नहीं कि पहले इंकशाफ कर दिया जाए कि हमारे ये तो कोई सीक्रेट्स होते हैं ना, कोई जो प्लानिंग होती है वो तो अंदरूनी खाना होती है ना। इसी तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि इस हुकूमत के अवाम इतने ख़िलाफ़ हो गई है। जब हम अपने हलकों में जाते हैं तो दुआएं कर रहे हैं इनके ख़िलाफ़। अभी कोई सहारे के बावजूद भी ये हुकूमत नहीं चल सकती।
क्योंकि इसकी नाअहलियत तो सामने आ गई है ना। इन्होंने कोई रिज़ल्ट नहीं दिया, जो बैरूनी हमारी पॉलिसी थी वो भी नाकाम हो गई। मोदी साहब हमारा टेलीफोन नहीं उठाते और वहाँ अमेरिका के प्रेसिडेंट जो है वो हमारा फ़ोन हमें करते नहीं हैं। तो ये इन हालात में, और चीन से हमारे तल्लुकात किस तरह के हैं वो भी आप, यानी इतना करीबी दोस्त हमारा चीन, उससे भी हमारे तल्लुकात कशीदा हो गए हैं। और हमारा कोई, जो इन्होंने 50 लाख घर बनाने थे, 1 करोड़ नौकरियां देनी थी, और जो वादे इन्होंने किए थे, इनकी तो हर चीज़ इंकशाफ हो गया ना। अच्छा है, और 2-4 महीने अगर रह लेगी ये हुकूमत तो और इनकी बातें सामने आ जाएंगी और रिज़ल्ट तो देना पड़ेगा। आज जैसे अभी कहा ना चीमा साहब ने खुद कहा कि कोई ना कोई आज सोशल मीडिया का दौर है, जो हर चीज़ छुप कोई भी नहीं सकती, हर चीज़ सामने आ जाएगी। अब देखिए ना क्या हुआ, 1.5% आपने बढ़ा दिया, कल सूद बढ़ा दिया रेट उसका मॉनेटरी पॉलिसी में। फिर पिछले 6 महीने में कोई 23 रुपये डॉलर बढ़ गया। अब गरीब आदमी को, जो 21 करोड़ लोग हैं, उनकी आमदनी तो पाकिस्तानी रुपए में है, और आप डॉलर, सारी चीज़ों का रेट आप डॉलर बढ़ जाता है। खाने पीने की चीज़, आपका तेल हो, खाने पीने की दालें हों, और बाहर से खाने का तेल हो, जो भी चीज़ है वो बाहर से आ रही है, और 23 रुपये अभी आपने बढ़ा दिया और अभी रुक नहीं रहा। अगले 6 महीने में अगर 23 रुपये और बढ़ गया तो 200 रुपये हो जाएगा। मैंने अभी फाइनेंस कमेटी में पूछा था, डिप्टी चेयरमैन आए थे, डिप्टी चेयरमैन हमारे आए थे स्टेट बैंक के, तो मैंने उनसे पूछा, डिप्टी गवर्नर तशरीफ लाए थे अभी, तो मैंने उनसे पूछा तो उनके भाई अगले 6 महीने में कहाँ जाएगा डॉलर। और ये जो गरीब लोग जो बिलबिला रहे हैं, और जिनकी जो कहते हैं कि अपनी तनख्वाह में से फ़ीस दें बच्चों की, या बिजली का बिल दें, या खाने पीने का बंदोबस्त करें, किस तरह करेंगे? या तो आप तनख्वाहें बढ़ाएं। मैंने इन्हें पिछले दिनों तजवीज़ दी है कि जो 120 अरब रुपए का इन्होंने पैकेज दिया है ना, वो पैकेज तो ज़ाया जाना है, वो उन मिलना नहीं है आम आदमी। इससे बेहतर था अगर सरकारी मुलाजमीन की अगर तनख्वाहें बढ़ दी थी ना, यानी मिनिमम सैलरी 30,000 रुपये कर दे। सर ये आपने क्या गजब कर दिया, 40,000 रुपये तक की तनख्वाह, ये आपने बड़ा जुल्म किया सर। 25% बढ़ा दें अपने तौर पे आपने ठीक किया होगा, लेकिन ये कहीं वजीरों की तनख्वाहें न बढ़ा दें। जी 200 अरब रुपये सिर्फ हुकूमत को देना पड़ेगा। नहीं, मैं आपको बताऊं 200 अरब रुपए का फ़र्क पड़ेगा। 120 अरब रुपए तो ये दे ही रहे हैं पैकेज में, और लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी। और अमीर आदमी ने बड़ी कमाई की है विंडफॉल में, क्योंकि बिज़नेस का भी रिप्रेजेंटेटिव हूँ। मैं आपको बताऊं कि ये जो कोविड की वजह से ना पूरी दुनिया में दौलत में इजाफा हुआ है। अमीर आदमी ने, चाहे वो ज़िम्मेदार हो, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे वो ट्रेडर हो, कारोबारी हो, उन्होंने विंडफॉल प्रॉफिट किया है, यानी इत्तफाकिया प्रॉफिट किया है। उससे टैक्स लेकर आप गरीब आदमी को पास करें, टैक्स देना पड़ेगा। अमीर आदमी, हम खुद अपनी तरफ से ऑफर कर रहे हैं कि अगर नहीं होगा तो इस मुल्क में एक कोराम मच जाएगा। लोग बेचैन हैं, लोगों को हालात बड़े ख़राब हैं, गरीब आदमी तड़प रहा है। यहाँ वो कह रहे क्या पाकिस्तानी रुपए की वैल्यू नहीं रह गई सर। सारी तनख्वाहें पीसीआर में भी कुछ लोग तड़प रहे हैं। एक छोटे से वक्फे के लिए आप फरमाइए, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। नाज़रीन, इख्तितामी लम्हा शो के आन पहुँचे। अकरम चीमा साहब, सर महंगाई की बात हो रही थी, तो मैंने कहा महंगाई से जुड़ा एक सवाल आपसे पूछ लूँ। एक तस्वीर यहाँ करने मकसूद है। IMF ने जो वार्निंग दी है, वो वार्निंग दर हकीकत ये है कि पाकिस्तान में बेरोज़गारी 4.8% मज़ीद बढ़ने की तवक्को है। दूसरी बात, पेट्रोलियम मसनूआत में बढ़ोतरी का जो तोहफ़ा पिछले दिनों हुकूमत ने दिया 8 रुपये, अब हम रिकॉर्ड पेट्रोलियम की जो है वो शरह पे खड़े हुए हैं कि इससे ज़्यादा मसनूआत महंगी कभी भी नहीं हुई। गार्डियन की स्टोरी पिछले दिनों मैंने कवर की, जिसमें गार्डियन ने बताया कि पाकिस्तान में लावा पक रहा है, हुकूमत मुखालिफ इमरान खान के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव है। सर कहीं यही वजह तो नहीं थी कि इमरान खान साहब ने इस एक वक्त में पेट्रोलियम मसनूआत में दोबारा इजाफे का रिस्क तो नहीं लिया, क्योंकि ज़ाहिर लगी लगाई कौन किसको बुरी लगती है, लेकिन आइंदा दोबारा आने वाले कुछ दिनों में, हफ्ता 10 दिन में दोबारा आवाम के आसाब को एक मरतबा फिर झिंझोड़ा जाएगा पेट्रोलियम मसनूआत में रिवीजन के ज़रिए। क़ता नज़र इसके पेट्रोलियम लेवी में आपने कितनी जो है वो रिलैक्सेशन दे दी है, टैक्सेस आपने ज़ीरो कर दिए हैं, रेट पेट्रोलियम मसनूआत के नाकाबिले बर्दाश्त हो चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए आरफीन, ये पेट्रोलियम के जो रेट्स हैं
ये हुकूमत पाकिस्तान अगर तय करती तो क्या ही बात थी, लेकिन बदकिस्मती से ना हमारे मुल्क में इतना पेट्रोल और तेल अवेलेबल है, ये सारे का सारा हम इंपोर्ट करते हैं बाहर से, और हमारी हुकूमत मजबूर है कि जो इंटरनेशनल कीमतें बढ़ रही हैं उसके साथ हमें चलना पड़ेगा। हुकूमत के पास इतने वसाइल नहीं है अपने जेब से दे, अपने जेब से अगर हुकूमत दे सकती थी मैक्सिमम जितना दे सकती थी, पूरी दुनिया के अंदर मैं दावे से कहता हूँ कि जिन मुल्कों में तेल भी निकलता है ना, पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त सबसे ज़्यादा तेल सस्ता पाकिस्तान के अंदर है अल्हम्दुलिल्लाह। इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान 0 टैक्स ले रही है तेल के ऊपर, 0 टैक्स तो दुनिया के अंदर नहीं है। तो सर पेट्रोल आखिरी दफा कब देखा था आपने? डलवाया छोड़ दीजिए। रोज डलवाते हैं। अच्छा, मुझे ऐसा लगा सीरियस शो है, आपने लतीफ़े सुनाए। नहीं, लतीफ़े वाली इसमें कोई बात नहीं है, ये सीरियस बात है। देखें, इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर ये क्राइसिस है, और आप यूके को ले लें, अमेरिका को ले लें, दूसरे कंट्रीज को ले लें, ये मानता हूँ कि वो अमीर कंट्रीज हैं, हम उनके साथ हमारा इस कंपैरिजन नहीं है, लेकिन हम अफेक्टी तो हैं। हाँ हैं, लेते तो हम भी बाहर से हैं। बिल्कुल ठीक है, और इस चीज़ को फेस करना पड़ेगा, और हुकूमत पाकिस्तान जितना मैक्सिमम बोझ मैं कहता हूँ कि बर्दाश्त कर रहे हैं। आप तारीख उठा के देख लें सर, बोझ तो हम लोग बर्दाश्त कर रहे हैं ना, मतलब फैसल वावड़ा का बोझ हम उठाएं, फवाद चौधरी का बोझ हम उठाएं, शेख रशीद का बोझ हम उठाएं, मतलब आप सोचें, मतलब ऐसा नहीं है, कितने अनमोल रतन है। कम से कम वजीरों को आधों को बेरोजगार कर देते तो हम लोगों को सुकून आ जाता। IMF वार्निंग दे रहा है कि बेरोजगारी बढ़ने वाली है, और वजीरों की फौज ज़फ़र मौत जो है वो मतलब आप समझें, मैं वो जुमला नहीं इस्तेमाल करना चाह रहा, तफरीक कर रही है। और अच्छा, बिल्कुल अच्छा हुआ आपने ये बात की, ये भी रिकॉर्ड के ऊपर है कि सबसे कम हुकूमती अखराजात, वज़रा के अखराजात सबसे कम इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में है। आप रिकॉर्ड उठा के देख लें, मैं दावे से आपको कह रहा हूँ ये बात, ठीक है। जो पहले अल्ले तलल्ले और ये 5-5, 6-6 जो अपना वो हाउसेस बने होते थे वज़ीर आला के, और हर शहर के अंदर एक अलग सिस्टम, खान साहब वो सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। खान साहब इस वक्त हर वजीर नहीं, लेकिन खान साहब जुग्गी में रह रहे हैं, 80 गज के घर में आ गए। खान साहब का अपना घर है ना, तो वो 80 गज का है। नहीं सर, बड़ा अच्छा सीधा सा सवाल। नहीं 80 गज का नहीं है, 80 गज का नहीं है। मैंने आपको कब वजीरों देखें, आप सीधा सवाल है ना, सीधा सवाल है। आपने कहा पेट्रोलियम मसनूआत सबसे ज़्यादा सस्ती इस वक्त पाकिस्तान की तारीख में है। मैंने उसको चैलेंज किया, और आपने तारीख में नहीं कहा, मैंने रियलाइज किया पाकिस्तान की, जब मैंने टैक्सेशन का कहा है कि टैक्सेशन तारीख के अंदर इस वक्त अखुंज़ादा चट्टान साहब, सर जो बातें हुई हैं वो आपके सामने है। आपकी मुस्कुराहट बहुत ही मतलब जानदार भी है और शानदार भी है। मैं कुछ कहूँ इससे बेहतर है कि मैं फुल टॉस आपकी खिदमत में पेश कर देता हूँ, जहाँ चाहिए भेजिए। देखिए जी, मसला ये है PTI वालों के साथ कि ये खुद कुछ रिसर्च नहीं करते। इनके जो कराई के स्पोक्समैन जो झूठी सच्चे बयानात देते हैं तो इस पे ये लोग यकीन करते हैं। मैं खुद 5 साल पेट्रोलियम के स्टैंडिंग कमेटी में रहा हूँ। चीमा साहब ने जो कह दिया कि हम सारा फ्यूल बाहर से मंगवाते हैं, ये बिल्कुल गलत है। 70% फ्यूल पाकिस्तान में अपना पैदा होता है, और इसमें 50,000 लीटर 50,000 बैरियल सिर्फ पुख्तनख्वा से पर डे इस मुल्क को मिलता है। गैस जो है 64% सन से है, 22% बलूचिस्तान से है, 11% पैदावार पुख्तनख्वा से है, और 3% पंजाब से है। तो ये गलत है कि ये हम सब कुछ बाहर से मंगवाते हैं। लेकिन चलो मैं ये भी मान लेता हूँ कि हम बाहर से मंगवाते हैं। तो मैं चीमा साहब से एक सवाल पूछता हूँ, और वो ये कि अभी मोबाइल पे ये सर्च करके और statistic.com पे जाए, और ये 2008, 2009, 2010, 11, 12, 13 का इंटरनेशनल मंडी का ये रेट्स निकाले कि इन टाइम पे हम फ्यूल इंटरनेशनल मार्केट से फी बैरल कितने डॉलर पे लेते थे। मैं उसको बताऊं 125, 145, 160 तक ये पहुंच जाता था, और यहाँ पे लोगों को 75 से 85 रुपए पे मिलता था।
इस टाइम पे इनका जो डॉलर भी तो PTI का सरबराह था जनाब मोहतरम इमरान साहब, ये कहते थे मैं इक़्तिदार में आके मैं लोगों को 25 रुपए फी लीटर दूंगा। भाई कौम को साफ साफ बता दे कि पेट्रोल की कीमत हमारे इख्तियार में नहीं है। हमने IMF के साथ मुआहिदा किया है, पेट्रोल का मुआहिदा हमने किया है कि उसको हम आहिस्ता आहिस्ता 200 पे फी लीटर पहुंचाएंगे और हम डॉलर को पहुंचाएंगे 300 पे। साफ कौम को बता दे। आप लोग कभी इधर से पकड़ते कभी उधर से पकड़ते, सीधा सीधा बात लोगों को कर ले कि आप लोगों ने मुल्क को IMF के सामने सरेंडर किया है। पिछली हुकूमतों ने भी कर्जे ली हैं, लेकिन एक तरफ IMF के लोग होते थे, दूसरी तरफ हुकूमत पाकिस्तान के लोग। थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा अखुंदर चट्टान साहब, वक्त की कमी के सबब मुझे आपकी गुफ्तगू में मुखल होना पड़ रहा है। सर थोड़ा सा तवक्कुफ अगर आप फरमाएं। IMF बजट है। कैसर अहमद शेख साहब, सर वाइंड अप की तरफ जाएंगे। जनाब इमन, ये जो गुफ्तगू अभी आपने सुनी है अकरम चीमा और अखुंदर चट्टान साहब के माबैन, सर इस पर आपके व्यू पॉइंट। देखिए बात सुनिए, इन्होंने कहा था कि अगर हम डॉलर का रेट बढ़ाएंगे ना तो एक्सपोर्ट बढ़ जाएगी और करंट अकाउंट डेफिसिट कम हो जाएगा। अब एक्सपोर्ट तो क्या बढ़नी थी, हमारी इंपोर्ट ज़्यादा बढ़ गई। ये पहली बार हुआ है कि हमारी इंपोर्ट जो है वो एक्सपोर्ट से 3.25 गुना हो गई है। डॉलर का रेट हमने छोड़ा था 120 रुपये में, आज 176 रुपये है। ये जो महंगाई हो रही है ना, एक तो इंटरनेशनल रेट बढ़े हैं कमोडिटीज़ के, और असल इन्होंने डॉलर को बढ़ा दिया ना, तो हर चीज़ तो बाहर से ख़रीदते हैं डॉलर में, तो ऑटोमेटिकली वो रेट बढ़े। और उन्होंने क्यों बढ़ाया, किससे पूछ के बढ़ाया, उससे फ़ायदा किसको पहुंचा? क्या एक्सपोर्ट बढ़ गई? सिर्फ IMF को आपने खुश किया है और उनकी कंडीशनें आप मान रहे हैं। देखिए पहले भी तो इतना अरसा डॉलर रुका रहा ना, वो उसके कई तरीके हैं ना। बाहर से आप इन्वेस्टमेंट मंगाने की कोशिश करते कि बाहर से पैसा आ जाता, या आपने कहा था कि यहाँ की जो इंडस्ट्री है, जो नेशनलाइज इंडस्ट्री है, कौमियाई गई इंडस्ट्री है, जो कि हज़ारों अरबों रुपए लगे हुए हैं उस पर, और जो हर साल 700-800 अरब रुपए का नया खसारा करती है, उसको कोई प्राइवेटाइज करते, बाहर के लोगों को देते, डॉलर बाहर से आते। आपने तो यही इमरान खान साहब ने कहा था ना, मैं आऊँगा तो डॉलर सारे आ जाएंगे, लोग यहाँ नौकरी करने आएंगे। सर बस प्रोग्राम को वाइंड अप करना चाह रहा हूँ सर, थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा। अकरम चीमा साहब 30 सेकंड जा रहे हैं, 30 सेकंड अकरम चीमा साहब। देखिए जो इस वक्त कोविड के बाद जो क्राइसिस है, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत सीरियस तौर पे उसको निपट रही है, और मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आने वाले 4 से 6 माह के अंदर आपको वाज़े तौर पे चीज़ों के अंदर बेहतरी नज़र आएगी। और देखिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि हर हुकूमत के बस में नहीं होती, ख़ास तौर पे जब आप तो सर फिर एक काम मशवरा दे देता हूँ, फिर एक बड़ी सी बस ख़रीदें और इशारा कर दें, वो हमें अपने नीचे ले लेगी, उसके बाद हमारे दुखों से भी हमें आज़ादी मिल जाएगी। अखुंदर चट्टान साहब की मुस्कुराहट, ये मुस्कुरा क्यों रहे? आप तो सीरियस गुफ्तगू कर रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा, मैं कंफ्यूज। ऐसा नहीं है। और मैं समझता हूँ कि कोविड के बाद पूरी दुनिया के अंदर जो इस वक्त महंगाई की सूरत हाल है, अभी खुद कैसर अहमद शेख साहब की आपने बात सुनी कि जो कमोडिटी सर वाइंड अप की कॉल दे दी गई है। कैसर अहमद शेख साहब, अकरम चीमा साहब, अखुंदर चट्टान साहब, तीनों मौजूद मेहमानों को फिर प्रोग्राम में शिरकत कर इसको उठाने पर खुशामदीद कहते हुए खराज अक़ीदत पेश करते हुए वाइंड अप करेंगे। कल इंशाअल्लाह बशर्ते ज़िंदगी मुलाकात होती है। फ़ी अमान अल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।